Namaskar everyone, welcome back to the beautiful platform of Adhyalay. Today we are going to start a new chapter that is the easiest one and that's living world, right? बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है एंड एक क्वेश्चन आएगा नीट में, राइट? उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है? तो आपका जो पहला यूनिट है एनसीईआरटी का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट? तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपका ये चैप्टर पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। कूल। तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम किस चीज के बारे में सीखेंगे? लिविंग या नॉन लिविंग? ऑब्वियसली लिविंग, राइट? तो चलो, तो ऐसा बेसिक चैप्टर है तो बेसिक वर्ड से स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज बायोलॉजी। सो व्हाट इज बायोलॉजी? आई होप एवरीवन नोज, है ना? इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। अगर इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहां लिखा है एक लाइन, इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, राइट? स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। स्टोरी एक कहानी है जिंदगी की, राइट? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है? जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो, सीखते हो कि वो कैसे बना, कैसे आया, हम कैसे कहेंगे कि ये लिविंग है, कैसे कहेंगे ये लिविंग नहीं है, ऑल दीज इज डेल्ट इन बायोलॉजी, राइट? तो दो वर्ड लिखा है मैंने, फटाफट बता दो इसका मीनिंग क्या है। इनएनिमेट एंड एनिमेट, व्हाट डू यू मीन बाय देम? इनएनिमेट एंड एनिमेट। एनिमेट क्या एनिमल से रिलेटेड लग रहा है? एनिमेल, एनिमेट, राइट? सो एनिमेट इज व्हाट? लिविंग। तो इसका उल्टा क्या है आपका? इनएनिमेट एंड दैट इज नॉन लिविंग। तो जब आप बड़े जैसे ही आपका बर्थ हुआ, यू ग्रीव अप, राइट? यू ग्रीव ओल्डर, तो धीरे धीरे आपको पता चल गया, राइट? इफ आई आस्क यू ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, दिस पेंसिल इज लिविंग और नॉन लिविंग, आपको पता है दैट इट इज नॉन लिविंग। क्या किसी ने पढ़ाया आपको ये नॉन लिविंग है? फिर भी आप इसको महसूस कर सकते हो, राइट? आप किसी भी चीज को देख के बता सकते हो कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, राइट? इतना तो हम सीख गए हैं अपने एक्सपीरियंस से, राइट? तो हमारा जो स्टडी होता है ना बायोलॉजी का, हमेशा एंथ्रोपोसेंट्रिक रहा है। एनसीईआरटी का वर्ड है ये, राइट? हमारी जो स्टडी होती है बायोलॉजी की वो हमेशा एंथ्रोपोसेंट्रिक रही है। एंड व्हाट इज दिस एंथ्रोपोसेंट्रिक? क्या है ये एंथ्रोपोसेंट्रिक? हम हैं ह्यूमन बीइंग्स और हम हैं सबसे सेल्फिश। तो हम हमारी स्टडी को किस में ज्यादा इंटरेस्ट होके पढ़ते हैं? किस चीज को हम बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं? वी आर ह्यूमन सेंट्रिक, है ना? हमें ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके डिजीज को ठीक करना, ये सब बहुत पसंद है, राइट? तो ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन सेंट्रिक, है ना? सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है। तो ऑब्वियसली हम अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, वी आर सो सेल्फिश। तो हमारी जो बायो की स्टडी है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, राइट? एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब वी आर ह्यूमन सेंट्रिक। हमारा जो भी स्टडी होता है ना, हम घूम फिर के ह्यूमन के बारे में ही जानना चाहते हैं, राइट? इट इज ह्यूमन सेंट्रिक, राइट? इसको समझने के लिए हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को सीखना पड़ा। बैक्टीरिया पहले आया, इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, राइट? कि पहले बैक्टीरिया आया, फिर आपका यूकैरियोट आया, फिर इतने बड़े प्राणी आपको दिख रहे हैं सामने, राइट? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पहले का समझना पड़ता है, बट हमारा स्टडी हमेशा ह्यूमन सेंट्रिक होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक किसी को बोलते हैं, ठीक है? सो बायोलॉजी, इनएनिमेट, एनिमेट, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। यस, यस। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के डार्विन कौन थे? एनसीईआरटी खोलोगे ना तो पहले पेज में यही मिलेगा आपको, राइट? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के डार्विन किसको बोलते थे हम? अर्नस्ट मेयर को। अर्नस्ट मेयर, ही इज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो हम मिस कर देते हैं, राइट? यू आर सीइंग
एवरी ईयर क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, और हम इस छोटे छोटे चीज को छोड़ देते हैं और हमें पता नहीं चलता जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमें लगता है बाहर से आया, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, सो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, हु इज ही? अर्नस्ट मेयर, ही इज द मैन, है ना, हमारे डार्विन 20th सेंचुरी के। तो इन्होंने क्या दिया था? डेफिनेशन दिया था किसका? बायोलॉजिकल स्पीसीज का, कि हम किस स्पीसीज को बोलेंगे कि ये बायोलॉजिकल स्पीसीज है। He gave the biological concept of species, कि अगर कोई स्पीसीज है तो उसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। सो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या? What he actually tried to say, you know? एक्चुअली आप लिविंग किसको बोलते हो? जैसे आप लिविंग हो, मैं लिविंग हूँ, राइट? आपके मम्मी पापा सब लिविंग है। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, बहुत सिंपल सी चीज उसने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई पेरेंट्स है, राइट, अगर वो फर्टिलाइज करते हैं तो उनका ऑफस्प्रिंग जो आता है वो भी फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स से आप आए हो, आपकी शादी होगी, राइट, देन आपका अगला जनरेशन आएगा, राइट, दैट इज व्हाट ही सेड। उसने बस यही बोला कि दो पेरेंट्स अगर फर्टिलाइज करते हैं, अगर उनका ऑफस्प्रिंग जो उनका बेबी हुआ वो भी फर्टिलाइज कर सकता है, तो फिर उसको क्या बोलोगे? दैट इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। मतलब एक के बाद एक दूसरा जनरेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ही डिड सो मेनी वर्क्स इन बायोलॉजी। उनको क्या मिला? 3 प्राइजेस मिले थे उनको, 3 प्राइज। ठीक है, प्राइजेस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है ना? आप अगर देखोगे एनसीईआरटी में तो प्राइजेस के नाम भी लिखे हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है। बैल्जन प्राइज, इंटरनेशनल बैल्जन प्राइज एंड ऑल, क्राफूड प्राइज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर देम। ओके, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट ही गॉट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि 3 प्राइजेस मिले थे उसको, है ना? उन्होंने इतनी सारी काम किया जिसकी वजह से उनको 3 प्राइजेस मिले, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। समझ आए? क्राउन मतलब वो होता है ना जो पहनते हैं ऐसे टियारा, प्रिंसेस जो पहनती है ना, ऐसा कुछ आपके व्हाट्सएप के इमोटिकन में भी बना होता होगा, राइट? एकदम सुंदर सा टियारा, राइट? सो उसको कितने मिले थे? 3 मिले थे, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज समझ आ गया ना? बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज क्या उन्होंने बोला कि अगर कोई मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और अगर उनका ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल हुआ तो क्या है ये? दैट इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने, कि अगर कोई मेल फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग दिया, इफ दैट ऑफस्प्रिंग इज फर्टाइल इन नेचर, तो आपका वो क्या है? बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। कूल है? यस, ऑफ कोर्स इसके एक्सेप्शंस थे, है ना? इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है एक्चुअली, राइट? है कि नहीं? आपको मेल और फीमेल तो लाना पड़ेगा ना फर्टिलाइज करने के लिए, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कराना पड़ेगा ना। लेकिन अर्थ पे इज इट नेसेसरी दैट सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें? इज इट नेसेसरी? नो, राइट? यू हैव एक्सेप्शंस लाइक प्रोकैरियोट्स माय डियर, जैसे कि इकोलाई। सुना है ये इकोलाई का मेल है, ये इकोलाई का फीमेल है, ये सब सुना है क्या कभी? ये मेल बैक्टीरिया या फीमेल बैक्टीरिया? नहीं, उनमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, है ना? गैमेट वैमेट बनाने का कोई झंझट ही नहीं है, और सेक्सुअल मतलब ऐसे नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते ही नहीं। ठीक है, सो प्रोकैरियोट आपका सिंगल सेल होते हैं ना, सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं। उनमें क्या होता है? उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन पाया जाता है। कुछ याद होगा आपको तो, जो प्लाज्मिड होते हैं उसमें एफ प्लाज्मिड, डिपेंडिंग ऑन दैट डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया यू गेट, यू डोंट गेट अ मेल बैक्टीरिया और अ फीमेल बैक्टीरिया। ठीक है, तो उस तरीके से तो अगर आप अर्नस्ट मेयर का डेफिनेशन देखोगे, बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, तो इसके लिए तो गलत हो जाएगा ना, राइट? तो कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि प्रोकैरियोट
प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो दे वेर द एक्सेप्शंस of biological definition of species given by Ernst Mayr. समझ आया? He is the man who is called as the Darwin of 20th century. समझ आया? Then he got 3 prizes, triple crown of biology. Cool? So that is that. चलो अब थोड़ा चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन आपको लग रहा होगा मैम क्या पढ़ा रही है, राइट? तो बहुत इजी चैप्टर है। आपके सामने 2 टर्म लिखे हैं मैंने, टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। कोई मुझे बता सकता है इसके डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी? कैन एनीवन ओवर हियर टेल क्या डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और डाइवर्सिटी में? किसी को पता है? छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जानोगे तो एनसीईआरटी समझने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है? बताऊं? टैक्सोनॉमी, let me check the chat. So taxonomy is related to what? It is related to living, ठीक है? जब भी आप टैक्सोनॉमी की बात करते हो ना, तो आप लिविंग चीजों की बात करते हो, गॉट इट? जब भी आप डाइवर्सिटी की बात करते हो, अगर मैंने डाइवर्सिटी बोला, डाइवर्सिटी, तो ये कभी क्लियर नहीं है मैं लिविंग की बात कर रही हूँ कि नॉन लिविंग की। It can be anything. You can use the term diversity for living as well as non-living. पता था पहले से ये सब? नहीं पता था, मुझे पता है, ठीक है? So diversity is what? Can be related to living as well as non-living. Taxonomy, it is completely related to living. Cool? Yes. जब भी आप लिविंग की बात करोगे आप टैक्सोनॉमी बिंदास बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन डाइवर्सिटी अगर बोलते हो तो कोई भी कंफ्यूजन में चला जा सकता है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, गॉट इट? इसलिए चैप्टर में क्या लिखा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो आपको क्लियर कर दे, है ना, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, गॉट इट? अनटिल एंड अनलेस आई मेक इट क्लियर, आपको ये समझ नहीं आएगा वो लिविंग के लिए है कि नॉन लिविंग के लिए। डाइवर्सिटी टर्म कैन बी यूज्ड फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। समझ गए ना? अगर समझ गए तो चलो मुझे इसके आंसर्स दो तो फटाफट। टैक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ। टैक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? टैक्सोनॉमी ऑफ स्टूडेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। कैन आई यूज द टर्म? बिल्कुल सही, इट इज ट्रू बिकॉज स्टूडेंट्स आर लिविंग ना। टैक्सोनॉमी ऑफ पेन, इज इट ट्रू और फॉल्स? टैक्सोनॉमी ऑफ पेन, बिल्कुल सही, इट इज फॉल्स, राइट? बिकॉज पेन इज नॉन लिविंग। कमिंग फॉरवर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली डाइवर्सिटी का तो बल्ले बल्ले है, राइट? इट कैन बी यूज्ड फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. What about this one? Diversity of pen. Think and tell me. It is again true because diversity you can obviously use both for living and non-living. तो मैंने यूज कर लिया, कोई मुझे नहीं बोल सकता गलत है. Cool. So I hope diversity taxonomy का बेसिक डिफरेंस समझ आ गया, राइट? समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं और लिविंग वर्ल्ड में आ जाते हैं. वेलकम यू टू द वर्ल्ड, है ना, आपका ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ओके, तो है आपका ये ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम बात करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है? तो क्या है, किसकी बात करेंगे? टैक्सोनॉमी. तो जैसे मैंने टैक्सोनॉमी बोला, आपको समझ जाना चाहिए कि मैं लिविंग की बात कर रही हूँ. तो अगर आप चारों तरफ देखते हो तो मेजरली आपको क्या दिखता है? कुछ प्लांट्स दिखते हैं एंड कुछ एनिमल्स दिखते हैं, राइट? तो हम किसकी किसकी टैक्सोनॉमी पढ़ने की कोशिश करेंगे? प्लांट टैक्सोनॉमी. एंड बर्ड दिख रहा है ना, तो बर्ड एनिमल्स में ही आता है, राइट? एनिमल टैक्सोनॉमी, गॉट इट? So we are going to learn about plant taxonomy and animal taxonomy. Is that clear? Yes. आगे बढ़ो. टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था?
एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी अगर पूछ दिया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना हम पढ़ाई कर ही नहीं सकते थे, राइट। तो अगर पूछा तो ये पूछ सकते हैं कि टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, एपीडी कंडोले, ठीक है, या इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, एपीडी कंडोले ने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। समझ गए? आगे बढ़े। ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? पापा कौन है टैक्सोनॉमी के? कैरोलस लिनियस। ये नाम भी बहुत फेमस है, पूरे टैक्सोनॉमी में ना ये नाम सुनते रहोगे आप, कैरोलस लिनियस का। तो इतना दिमाग में लोड नहीं लेना है, कैरोलस का स्पेलिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम सी लिखो और लिनियस लिख लो। नीट में तो और भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो स्पेलिंग का कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। एकदम दिमाग में फिक्स करो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस, है ना। चले वर्ल्ड को देखने चले, प्लांट टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी, चलो चलते हैं। यो कूल। तो अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, राइट। व्हाट आर यू लर्निंग? आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो ना? हो ना? ऑफ कोर्स हो, राइट, यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट। चलो, साइंस हो तो ऑब्वियसली आप साइंटिफिक तरीके से सब कुछ सोचोगे, राइट। बट अगर कोई फिलोसोफर हो, वो क्या सोचेगा? वो आपका साईं बाबा, बाबा, जितने तरह के बाबा दुनिया में पाए जाते हैं ना, वो वैसे वैसे आंसर देगा कि जीवन में आपका आपका जन्म इसलिए हुआ है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये है, दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। तो फिलॉसफी, दैट इज व्हाट, फिलॉसफी, है ना। तो हम यहाँ फिलोसोफर्स नहीं है, वी डोंट बिलीव इन फिलोसफी, वी बिलीव इन व्हाट, प्रूफ्स, वी बिलीव इन एक्सपेरिमेंट्स, राइट, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम फिलोसफिकल स्टडी यहाँ नहीं कर रहे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इसका आंसर जानना है, साधु महात्मा के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ इस चीज में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट व्हाई आर दे लिविंग, है ना। जो भी आपको लिविंग मिलते हैं वो लिविंग क्यों है, क्या ऐसा है उनमें जो नॉन लिविंग में नहीं है, व्हाट इज दैट दे हैव दैट द नॉन लिविंग डू नॉट हैव, ठीक है। इस चीज को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो साइंस पढ़ते हैं, राइट। तो साइंटिस्ट के जैसा सोचेंगे हम, है ना, साधु महात्मा सदगुरु के जैसा नहीं सोचेंगे। कूल, आगे बढ़े। तो अब तो सिंपल है, अब तो चैप्टर बहुत सिंपल है साम। अब पढ़ेंगे हम क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आखिर ऐसा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनको लिविंग बनाता है एंड दूसरों को नॉन लिविंग बना देता है। भले ही आप देख के बता देते हो कि मैम ये नॉन लिविंग है एंड मैं लिविंग हूं और आप भी लिविंग है, बॉटल दिखाऊंगी तो बोलोगे आप नॉन लिविंग है, आप बता तो जरूर देते हो, लेकिन क्या उस चीज को हम कंसाइज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छे से कंसाइज करके, अगर कोई पूछे तो हम उसको अच्छे से बता सके कि हाँ, ग्रोथ एक कैरेक्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है, मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टर ऑफ लिविंग है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आल्सो कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड कॉन्शियसनेस दैट्स आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कितने कैरेक्टर्स, बोलो बोलो कितने कैरेक्टर्स, बोलो 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 बोलो, 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब मैं एक वर्ड लिखने वाली हूँ, बहुत इससे क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, defining character of living organism. What is the defining character of living organism? दिमाग में क्या जाता है इससे? What do you understand from the term defining character of living organism? इसका मतलब ये है कि ऐसे कैरेक्टर आप मुझे बताओ
जिसमें कम से कम एक्सेप्शंस है, जिसमें कम से कम एक्सेप्शंस है, मतलब जो ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। क्या वैसा कैरेक्टर आपको पता है लिविंग का? बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल पता है, इसमें से ही बताते हैं आपको, रुक जाओ, चलो बताओ। तो बताती हूँ, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर, cellular organization defining character, and consciousness, that is also defining character. Got it? So these three are the defining character, मतलब इसमें exceptions की संभावना बहुत कम है, ठीक है? They have very least chances of exceptions, है ना? बिल्कुल exception नहीं है इसमें, almost nil है। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की क्या कहानी है? व्हाट इज द स्टोरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन? ये डिफाइनिंग कैरेक्टर इल्ला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड एक्सेप्शन इन इट, ठीक है? नो प्रॉब्लम राज, अभी मैं बता रही हूँ, सिर्फ सुनो। मैंने क्या बोला कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है लिविंग का, हम ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस होगा, वो मैंने अभी तक समझाया ही नहीं, राइट? तो थोड़ा वेट कर लो, मैं बस ये बता रही हूँ कि उसमें एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है? फिर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये आपके कैरेक्टर तो है, कैरेक्टर के साथ साथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मतलब इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। गॉट इट? अब एक एक करके सीखेंगे कि ग्रोथ क्या है, ये क्या है, टा। ओके, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। तो पहला ग्रोथ है, ठीक है? डिफाइनिंग कैरेक्टर समझ आ गया होगा। व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर? कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नो एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन नहीं होता है, हम वैसे कैरेक्टर को डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। We call that as defining character. Okay? Got it? Yes. तो चलो आ जाओ पहले वाले में, ग्रोथ में। What is growth? आखिर आप ग्रोथ बोलते किसको हो? So increase in cell number. मान लो आपकी बॉडी में सेल्स है, डिवाइड हो रहे हैं ना, सेल नंबर बढ़ रहा है आपका, राइट? आपको खुद ही पता है आपकी बॉडी के मास को क्या हो रहा है, यू ओनली नो इट, राइट? मास तो बढ़ ही रहा है ना, कुछ चबी चबी से बच्चे हैं मेरे, राइट? लाइक आजम इज वेरी चबी, यस, राज इज वेरी लीन, ओके? सो डिपेंड्स। तो हम टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, मास गेन कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह का ग्रोथ है ना। तो इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन बॉडी मास, these are what? These define growth. So growth is defined as increase in cell number या इंक्रीज इन बॉडी मास, है ना? एकदम हट्टे कट्टे हो जाना, मोटे हो जाना, ओके? बॉडी मास बढ़ जाना या सेल नंबर इंक्रीज हो जाना, दीज आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, है ना? चलो, तो ग्रोथ समझ आया होगा, समझ आया ना? लेकिन मैंने ये बोला कि ग्रोथ में एक्सेप्शंस भी है बच्चा पार्टी। इतना तो पता है कि लिविंग है तो ग्रोथ तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। देखो क्या, ग्रोथ ना अंदर से भी हो सकता है, जैसे अभी हो रहा है मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में सेल डिवाइड कर रहा होगा, है ना? सेल सेल साइकिल कर रहा होगा, इंटरफेज में होगा, वो भी तो ग्रोथ है ना। मेटाबॉलिज्म, अंदर में ग्रोथ हो रहा है, तो अंदर में तो ग्रोथ चल रहा है, तो वो आपका इंट्रिंसिक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन यू नो ग्रोथ कैन बी फ्रॉम आउटसाइड एज वेल, ग्रोथ बाहर से भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी मास है ना इंक्रीज करना, मास इंक्रीज करो वो भी ग्रोथ है। ग्रोथ का डेफिनेशन क्या बोलता है? सेल नंबर इंक्रीज करो या सेल मास को इंक्रीज करो, बॉडी मास को इंक्रीज करो। इन बोथ द केसेस यू कैन कॉल कि ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ कैन बी इंट्रिंसिक एंड ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक एज वेल। तो एक्सट्रिंसिक की जब बात आती है ना, वहां पे मामला फंस जाता है, क्योंकि
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो आपके घर के तरफ बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है ना, सालों साल छोड़ दो, उस पे बहुत सारे वेजिटेशन आ जाएंगे ना, ट्रीज आ जाएंगे, राइट? तो उसका मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मास तो बढ़ गया ना, तो क्या बोलोगे? ग्रोथ हो गया? क्या बोलोगे, वो लिविंग हो गया? नहीं ना, है ना? तो एक्सट्रिंसिक जो आपका बॉडी मास है ना, मास आपका नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकता है, मान लो सैंड है, सॉइल है, इन सब चीजों पे सालों साल छोड़ दो, डिपॉजिट होता जाएगा, सबका मास बढ़ जाएगा ना। आफ्टर सर्टेन ईयर्स, कुछ सालों के बाद कोई पीस ऑफ लैंड लिया, हो सकता है उस पे एक डेल्टा बन जाए, राइट? सो दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ ग्रोथ. व्हाट इज द एक्सेप्शन? दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब उनका मास इंक्रीज हो सकता है. एनसीईआरटी का लाइन है ना, जैसे सॉइल हो गया, माउंटेन हो गया, माउंटेन कैन ऑल्सो इंक्रीज इन मास विथ टाइम. सैंड ड्यून्स हो गया, है ना, रेगिस्तान वगैरह में सैंड के ऊपर सैंड टीला बन सकता है, राइट? ओके, सो दे आर व्हाट? माउंटेन्स, सैंड बोल्डर्स, ये एनसीईआरटी के लाइंस है. माउंटेन्स, सैंड बोल्डर्स, राइट? तो ये क्या करेंगे? इनका इंक्रीज इन मास हो सकता है ना, वो तो हो ही सकता है, लेकिन ये तो नॉन लिविंग है ना. तो नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो शोइंग व्हाट? इंक्रीज इन मास. दैट्स द एक्सेप्शन. दैट्स व्हाई ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर. ठीक है? यस, रिवर लेक्स भी बोल सकते हो कि विथ टाइम उनका भी तो ग्रोथ होता जाता है, राइट? वो भी बढ़ते जाते हैं, उनका मास बढ़ता जाता है, बिल्कुल बोल सकते हो, राइट? सो अभी समझ आया होगा ना राज, राइट? सो दैट्स द एक्सेप्शन. इसलिए ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंक्रीज इन मास. समझे? समझ गए ना? चलो रिप्रोडक्शन पे आ जाओ. तो रिप्रोडक्शन, क्या कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करेगा, ये करेगा? करता तो बहुत अच्छा होता है ना, लैपटॉप, जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है, अगर वो रिप्रोड्यूस करता तो बहुत अच्छा लगता, राइट? यस. तो स्वाति का एक क्वेश्चन है कि मैम इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर. यस स्वाति, इंट्रिंसिक ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर मान सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है. अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना स्वाति, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं. मान लो इंट्रिंसिक ग्रोथ दिया है, मेटाबॉलिज्म दिया है, तो आप किसके तरफ जाओगे? मेटाबॉलिज्म में जाना, इंट्रिंसिक ग्रोथ में मत जाना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उनको ग्रोथ देना है ऑप्शन में. दे शुड गिव व्हाट? ग्रोथ इन द ऑप्शन. ओके, मान लो ऑप्शन में कुछ नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, फिर आपका और क्या था? there was one more, right? Reproduction, growth, metabolism, consciousness, one more was there, right? What was it? दिमाग में नहीं आ रहा मेरे. There was one more, right? What was it? Tell me. नहीं बोलोगे, ठीक है. सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो मान लो क्वेश्चन में ये तीनों नहीं दिया है, ये तीनों नहीं दिया है, और क्वेश्चन में इंट्रिंसिक ग्रोथ दिया है, तो बिल्कुल सही है. इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होगा, इट विल नॉट हैपन इन नॉन लिविंग. ओके, बट अगर ऑप्शन में ये दिया है ना, तो आप इनके साथ जाओगे, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में ग्रोथ दिया है, ऐसे पर्टिकुलरली वो इंट्रिंसिक ग्रोथ ऐसे करके नाम नहीं दिए, राइट? वो तो मैं समझाने के लिए बोल रही थी, है ना? गॉट इट राइट कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? या, so that was growth. Coming to reproduction, तो रिप्रोडक्शन में क्या पता है कि नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, है ना? पता ही है, कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन लिविंग में ही बहुत सारे ऐसे होते हैं, लिविंग में ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिविंग तो है लेकिन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ह्यूमन बीइंग में भी होता है ऐसा, राइट?
इनफर्टाइल कपल्स होते हैं ना कि उनको बेबी हो ही नहीं रहे, राइट, देन दे अडॉप्ट चिल्ड्रन, राइट। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ड्यू टू सो मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्योंकि देखो इनफर्टाइल कपल नहीं कर पाएंगे। हॉर्स और डोंकी का जो ब्रीड होता है हिनी, वो भी नहीं करेगा। डोंकी और हॉर्स, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, जिससे कि म्यूल बनता है, खच्चर, राइट, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता। फिर वर्कर बीज होते हैं, बीज की कहानी बताऊंगी, हाँ हमें पढ़ना है इसको डिटेल में, बाद में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए बस इतना जानो कि बीज में 3 तरह के बीज होते हैं, राइट, एक वर्कर बी, एक रानी, और तीसरी ड्रोन, है ना। तो वर्कर बी जो होती है ना वो फीमेल होती है, फीमेल है, लेकिन ये इनफर्टाइल होती है, सिर्फ रानी फर्टाइल होगी। रानी और वर्कर बी, रानी एंड वर्कर बी, दे आर फीमेल, लेकिन सिर्फ रानी हनी बी फर्टाइल होती है, वर्कर इनफर्टाइल होती है, ठीक है। और ड्रोन फर्टाइल होते हैं, ड्रोन आपका मेल हनी बी है। ड्रोन किसको बोलते हैं? मेल हनी बी को। इसको डिटेल में हमको और भी पढ़ना है, हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। हिनी एंड म्यूल, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ दीज, ओके राज। हॉर्स और डोंकी को जब आप फर्टिलाइज कराओगे ना, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी को, हिनी, याद कैसे रखोगे? देखो, जब मेल को डोमिनेंट मानो, ठीक है, बस याद रखने के लिए। हॉर्स है ना, जब मेल हॉर्स लोगे, मेल को आपको मेन आदमी मानना है, तो मेल हॉर्स है, कौन है मेल? हॉर्स, तो क्या नाम दोगे उसको? हिनी, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हिनी, समझ गए? मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, ठीक है। अब दूसरे में क्या, दूसरा आपका जो रिमेनिंग है, मेल हॉर्स नहीं है इसमें, इसमें मेल डोंकी है, तो मेल डोंकी, मेल म्यूल, ऐसे मैंने याद रखा था, ठीक है, ओके। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे आर डिफरेंट स्पीसीज ना। हॉर्स आपका डिफरेंट स्पीसीज है, गधा आपका डिफरेंट स्पीसीज है, उसको ब्रीड करवाओगे तो आपको कोई प्रोडक्ट मिला जो हिनी है। फिर डोंकी और हॉर्स को कराया, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को कराया, तो म्यूल, खच्चर मिलता है हमें, एंड दैट इज व्हाट, अगेन इनफर्टाइल, ऑलराइट। So this is your reproduction, which is again not the defining character because they have some exceptions. Got it? तीसरा है आपका मेटाबॉलिज्म, एंड यस, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्या है मेटाबॉलिज्म? आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सिंथेसिस प्रोसेस, ब्रेक डाउन प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म is sum of anabolism and catabolism. What is anabolism? मान लो प्रोटीन बन रहा है आपकी बॉडी में, तो प्रोटीन बन रहा है, वो सिंथेसिस प्रोसेस है, आप उसको एनाबॉलिज्म बोलोगे। मान लो प्रोटीन टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो दोनों प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं। सो द सम टोटल, जितने रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, सम टोटल of all the chemical reactions taking place in the cell, जितने reactions आपके सेल में हो रहे हैं, that is metabolism. So metabolism is synthesis plus breakdown, anabolism plus catabolism. ये तो हमेशा होगा ना, till the time you are alive, होना ही पड़ेगा इसको, इसलिए इसका एक्सेप्शंस नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट था इसमें कि मान लो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स टूट रहा है ना, आपने खाना खाया, तो खाना में क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। अब आप उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हो अपनी बॉडी में, है ना। हम वैसा ही कुछ लैब में करना चाहे, हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले लिए लैब में, टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने की कोशिश करें, तो क्या
क्या मैं इस एक्सपेरिमेंट को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकती हूँ जो बॉडी के बाहर हो रहा है? सोचो, जो भी चीज आप बॉडी के बाहर करते हो आप उसको क्या बोलते हो? इन विट्रो। जो भी चीज वॉट एवर यू डू आउटसाइड द बॉडी, है ना, दैट इज इन विट्रो। इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी। तो अगर आपने बॉडी में होने वाली चीज को, the reactions which used to take place in your body, you have taken it out and you are doing it outside in a lab, in vitro. Will you call that as a living organism? Think. उसको living organism बोलोगे? बिल्कुल नहीं. What will you call? You will call it as surely living reaction. वो एक ऐसा रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना? जब वो बॉडी के अंदर होता है तो हमारी बॉडी में होता है। अगर मैंने उसको बाहर किया, बॉडी के बाहर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो लिविंग रिएक्शन है। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन आता है कि द रिएक्शंस, द मेटाबॉलिक रिएक्शंस which are performed outside the body in vitro, are they living organism? No, no, no. What are they? They are living reaction. क्या है वो? लिविंग रिएक्शन है। तो इन विट्रो आप जो भी करते हो केमिकल रिएक्शन, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं है। वो है क्या? लिविंग रिएक्शन। ठीक है, दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी। अगर कुछ आपके बॉडी के अंदर हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? इनसाइड द बॉडी, इन विवो। ओके, ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कॉन्शियसनेस और क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर। कूल? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।